हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सकुशल आनंद में होंगे। तो दोस्तों, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, बेचारा मिराज, उसे समझ नहीं आ रहा था कि निया इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, पर उससे नाराज होने की वजह से नहीं पूछा। उसे क्या पता था, अब उसकी लगने वाली थी। सब लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। वहीं निया, जो मिराज से नाराज हो गई थी, वह मिराज के पास बैठने के बजाय तिया के पास बैठ गई, जिसकी वजह से अश्वथ को मिराज के पास बैठना पड़ा। वह मिराज को और निया को देखने लगा। दोनों को देखकर उसे समझ आ गया कि दोनों एक दूसरे से नाराज हैं, पर वो कुछ नहीं बोला। वहीं आदित्य सिर उठाकर भी अनंत को नहीं देख रहा था, और बाकी बचे सिंगल लोग, जिन्हें बस खाने से मतलब था आसपास क्या हो रहा था, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। और कपल में तिया ही ऐसी थी जिसे किसी से कोई मतलब नहीं था, उसे बस खाने से मतलब था और वह चुपचाप खाना खा रही थी। वैसे तो आदित्य हमेशा खाने को लेकर पजेसिव रहता था और खाने से मतलब रखता था, और कभी कभी बहुत फनी तरीके से खाना खाता था, लेकिन आज वह ठीक से और जेंटलमैन की तरह डिनर कर रहा था। वह अनंत के सामने अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता था, इसलिए एक अच्छे जेंटलमैन की तरह डिनर कर रहा था। दादाजी सबको नोटिस कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आज सब चुप चुप क्यों हैं, और खासकर उनका बातूनी पोता आदित्य, जिसका मुंह तो कभी बंद ही नहीं हो सकता, आज वह एकदम चुप था, जिसका मुंह कोई बंद ही नहीं कर सकता था। बस डिनर टेबल पर चम्मच की आवाज आ रही थी। सब चुपचाप थे। इतनी गहरी शांति छाई हुई थी कि अगर एक सुई भी गिरती, उसकी भी आवाज साफ साफ सुनाई देती। अभरम के घर बजाज विला में मिस्टर बजाज अभरम को अजीब नजरों से घूर रहे थे। वह बोले, तुमने अपने लिए लड़की खोज भी ली और जाकर रिश्ता भी पक्का कर लिया। अब तुम क्या चाहते हो? मैं दोबारा जाकर बात करूं? जब सारा काम तुमने कर लिया है तो मैं वहां जाकर क्या बात करूंगा? सारी बात तो करके आए हो ना, बस तुम्हारी शादी करनी बाकी है। अभरम दांत दिखाते हुए बोला, डैड आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? वो मुझे लगा कि लड़की हाथ से निकल जाएगी, इसलिए तुरंत उसका हाथ मांगने चला गया। वह कहावत आपने नहीं सुनी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। सो मैंने तुरंत जाकर अपना रिश्ता पक्का कर लिया। आप बुरा मत मानिए, आपको तो खुश होना चाहिए। अब आपको मेरी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। मिस्टर बजाज अपने माथे को सहलाते हुए बोले, वह बात तो है, पर बेचारी, उस बेचारी की टेंशन हो रही है जिसको तुम्हारी टेंशन लेनी पड़ेगी ना। उस लड़की को थोड़ी ना पता है कि तुम कितने नखरे दिखाते हो। लड़कियों से ज्यादा टाइम तो तैयार होने में तुम ही लगाते हो। ये सुनकर अभरम खिसियाते हुए बोला, डैड प्लीज आप ये सब उसे मत बताएगा। पता चलता है मेरी शादी होने से पहले ही टूट जाती है। वैसे भी कभी कभी टाइम हो जाता है। मैं हमेशा ऐसा नहीं करता हूँ। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं हमेशा साल के 365 दिन ऐसा करता हूँ। मिस्टर बजाज बोले, ठीक है, इतना लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। कल चलते हैं उससे मिलने और अपने दोस्तों को सबको बता देना, वरना उनको नहीं बताओगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। अभरम बोला, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ डैड, मैं सबको बता दूंगा। सब लोग जाएंगे परंपरा के घर में। जब ये बात परंपरा को पता चली, उसके तो होश ही उड़ गए। वह आंखें बड़ी करके अपनी माँ को देखने लगी। मिसेज नेगी बोली, ऐसे क्या देख रही हो? हाँ ये सच है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हाँ क्या नाम है? हाँ याद आया, अभरम बजाज, तुम उसके होटल में काम करती हो ना? ये सुनकर परंपरा के होश ही उड़ गए। उसके कानों में एक ही नाम गूंजने लगा, अभरम बजाज। अभरम बजाज, बजाज रियल स्टेट का इकलौता वारिस अभरम बजाज तुमसे शादी करना चाहता है। वह एक बार कंफर्म करने के लिए अपनी माँ को देखते हुए बोली, माँ आप झूठ बोल रही हो ना, इतना बड़ा बिजनेसमैन मुझसे शादी क्यों करना चाहेगा? वह भी अभरम बजाज, आई मीन आप मजाक कर रही हो ना? ये सुनकर मिसेज नेगी बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जब तू आई थी ना, उसके कुछ देर पहले ही वह निकल कर चले गए थे। मैंने हाँ कह दिया। वैसे भी तेरे भाई और भाभी का कोई भरोसा नहीं है। तेरी भाभी कितनी लालची है तुझे पता ही है, इसलिए मैंने सोचा कि इससे
पहले कि तेरी भाभी अपने लड़कीबाज भाई से तेरी शादी करा दे, मैं तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करा दूं, पर मुझे पता नहीं था कि खुद इतना बड़ा बिजनेसमैन तेरे लिए रिश्ता लेकर आ जाएगा। उसने बताया कि वह तुझे पसंद करता है और कल अपने पापा के साथ रिश्ता पक्का करने आएगा, इसलिए तू कल काम करने नहीं जाएगी। परंपरा ये सुनकर शॉक्ड थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब्रम बजाज ने उसे कब देख लिया, कहाँ देख लिया, और किसी ऊंचे घराने की लड़की से शादी करने के बजाय उसके जैसी मिडिल क्लास लड़की से शादी क्यों करना चाहता है। अब तो बस उसे कल का इंतजार था। वह अब्रम बजाज से पूछना चाहती थी कि वो उससे शादी करना ही क्यों चाहता है। उसने अपना सिर झटका, पर उसे अपने भाई और भाभी का डर था। उसे अच्छे से पता था कि उसकी भाभी कितनी लालची औरत है। वो उसके भाई को भड़काने की जरूर कोशिश करेगी, पर उसे क्या पता था कि अब्रम ने मिष्टी को तगड़ी वार्निंग दे रखी थी और मिष्टी की डर के मारे हालत खराब थी। वह आकाश को क्या ही बताती। आर्यन पैलेस में निया सोफे पर सोने लगी। मिराज उसे ऐसा करते देख बोला, क्या कर रही हो तुम? इतना बड़ा बेड छोड़कर सोफे पर क्यों सो रही हो? पर निया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उससे बहुत नाराज थी। वह चुपचाप सोफे पर लेट गई। मिराज बस देखता रह गया। वह सोच में पड़ गया कि निया को हो क्या गया है, वह ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। उसे निया की टेंशन हो रही थी कि अगर निया इस हालत में सोफे पर सोएगी तो ठीक से सो नहीं पाएगी, और अगर गलती से वह सोफे से गिर गई तो। ये सोचकर ही वह जल्दी से सोफे के पास गया और बोला, तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो? तुम्हें पता है ना तुम प्रेग्नेंट हो, फिर यहाँ क्यों सो रही हो? बेड पर सो जाओ। निया ने अपनी आंखें खोली और उसे घूर कर देखा और बोली, इट्स ओके, मैं एडजस्ट कर लूंगी। वैसे भी जिंदगी भर एडजस्ट ही करती आई हूँ, अब भी कर लूंगी। और अपनी आंखें बंद कर ली। निया का इस तरह से कहना मिराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह बोला, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें क्यों एडजस्ट करना पड़ेगा? निया पागल मत बनो और चुपचाप बेड पर सो जाओ। निया ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वह वैसे ही सोई रही। मिराज ने अपना ईगो साइड में रखा और बोला, निया, उसने प्यार से कहा। निया ने अपनी आंखें खोली और हैरान होकर उसे देखने लगी, जैसे विश्वास करने की कोशिश कर रही हो कि मिराज ने ही उसे पुकारा। मिराज उसके सामने घुटने के बल बैठते हुए बोला, निया, आई नो मैंने तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिखा दिया, पर तुमने भी तो काम भी वैसे ही किया था। तुम्हें क्या जरूरत थी उन दोनों माँ बेटी को लाने की? अगर तुम्हें मिस्टर सहाय को लाना था तो कोई बात नहीं, पर उन दोनों को लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना, दोनों माँ बेटी नागिन से कम नहीं है। वो दोनों डसना छोड़ ही नहीं सकती और तुम उन्हें घर में ले आई। निया ने कोई जवाब नहीं दिया और मिराज पर से अपनी नजरें हटा ली। मिराज दोबारा बोला, तुम्हें यहाँ पर सोने की जरूरत नहीं है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ पर सो जाऊंगा, उठो। और उससे उठाया और उठाकर बेड की तरफ ले जाने लगा। निया उसके चेहरे को ही देख रही थी। मिराज निया की नजरों की तपिश अच्छे से महसूस कर पा रहा था। वह कुछ नहीं बोला और निया को बेड पर लिटा दिया और ब्लैंकेट ओढ़ाते हुए बोला, अगली बार से तुम्हें सोफे पर सोने की कोई जरूरत नहीं है, आराम के साथ सो जाओ। और सोफे के पास चला गया और सोफे पर लेट गया। वैसे तो वह बेड पर ही सोना चाहता था, पर निया अनकंफर्टेबल हो जाएगी यह सोचकर वह सोफे पर ही लेट गया। और वही निया को मिराज की इस हरकत से बहुत बुरा लगा कि मिराज सच में उससे बहुत नाराज है, और वह उदास हो गई। वह अभी भी मिराज के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाई थी। वह मिराज को देखने लगी जो सोफे पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर निया ने भी उसे बेड पर सोने को कहने की जहमत नहीं उठाई। वह नाराज थी ना उससे। वह चाहती थी कि मिराज उसे मनाए, पर मिराज जो खुद ही उससे नाराज था उसे क्या मनाता। आर्यन पैलेस में अनंत गेस्ट रूम में अपने रूम का डोर बंद करके अपना लैपटॉप निकालकर उसमें आर्यन पैलेस का मैप था। वह उसे ध्यान देखने लगी, पर वो कोई खास चीज को खोज रही थी जिसके लिए डैनी ने उसके भाई को अपने गिरफ्त में ले रखा था। पर आर्यन पैलेस का मैप आधा ही मिला था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आर्यन पैलेस का स्ट्रक्चर काफी दिमाग घुमाने वाला था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह पूरा ध्यान लगाकर समझने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि अश्वत्थ ने आर्यन पैलेस को टेक्नोलॉजी के साथ बनवाया था। हर कदम कदम पर कैमरे लगे हुए थे और सिक्योरिटी अलार्म लगे हुए थे। वह अपना माथा सहलाते हुए बोली,
ये पैलेस इतना आलीशान दिखता है और इसके अंदर के उस सीक्रेट रूम तक कैसे पहुंचूंगी? वहां तो पता नहीं कितनी टाइट सिक्योरिटी होगी। काश काश एलेन होता, वह ठीक होता, मुझे इस दलदल में वापस कूदना नहीं पड़ता। वहीं डैनी अपने आलीशान घर में आराम से सोया हुआ था और उसका कमरा जो सेकंड फ्लोर पर था, उसके नीचे के फ्लोर पर एक ऐसा कमरा था जिसे बहुत से बॉडीगार्ड गार्ड कर रहे थे। उस रूम के अंदर मशीनों से घिरा हुआ एक लड़का बेजान सा बेड पर था। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उस लड़के की एज यही 30-31 होगी और वो बिल्कुल अश्वत्थ की पर्सनालिटी का था, बस इसके बाल ब्राउन कलर में थे और चेहरा काफी खूबसूरत था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह कोमा में है। उसे देखने वाला यही सोचता कि वह बस सो रहा है। ये था एलन विलियम। यह एग्लो इंडियन था, मतलब माँ इंडियन थी और डैड ब्रिटिश थे। अब सवाल यह है कि यह लोग इंडिया में कैसे आए। डेविड विलियम अपनी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को इंडिया में स्टेब्लिश करने आए थे और उनकी मुलाकात स्वप्ना नाम की लड़की से हुई जो एक ऑर्फनेज में पली बड़ी थी। एंड बोथ फॉल इन लव इच अदर, और वो यहीं के होकर रह गए। डैनी उनका बड़ा बेटा था और एलन छोटा। जहां डैनी सेल्फिश नेचर का था, वहीं एलन काइंड हार्टेड था। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एलन अपने वादे का पक्का था, वहीं डैनी वादे से मुकरने में भी टाइम नहीं लेता था। आज एलन को उसने ब्लैक सोल को अपने अंडर लेने के लिए इस हालत में पहुंचा दिया था। और जहां तक बात अश्वत्थ और ब्लैक सोल की दुश्मनी की थी, उसमें एलन का दूर दूर का कोई रिश्ता नाता नहीं था। वह सिर्फ डैनी की करतूतों का नतीजा था। वह एलन के पीठ पीछे ये सब करता था क्योंकि एलन अश्वत्थ का डाई हॉट फैन था, मतलब अश्वत्थ एलेन का आइडल था। एलन हमेशा से खुशमिजाज और शांत रहता था और डैनी की तरह बिल्कुल भी नहीं था और डैनी से हर चीज में परफेक्ट था। इसलिए उनके डैड ने डैनी को ब्लैक सोल का बॉस बनाने की जगह एलन को बॉस बना दिया। डैनी ने बचपन से यही सोचा था कि वह बड़ा है तो उसे सब मिलेगा और उसे हमेशा लगता था कि वह एलन से ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि एलन इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन अपने डैड के फैसले को वह मना भी नहीं कर पाया। हालांकि उसे अपने भाई के लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन डैनी ने उसे ऐसे जताया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे बॉस नहीं बनाया गया, बल्कि वह अपने भाई के लिए बहुत खुश है और हमेशा एक सपोर्टिव भाई की तरह उसे सपोर्ट करता था। इसलिए एलन कभी भी उसके दिल में उसके लिए कितना जहर है कभी देख नहीं पाया। कहते हैं ना, अच्छे लोगों को हमेशा सब लोगों में भी अच्छा ही दिखता है। वैसा ही एलन के साथ था। एलन वैसे तो बेवकूफ नहीं था, लेकिन वो अपने बड़े भाई को बहुत मानता था, इसलिए उस पर कभी भी शक नहीं करता था। जबकि डैनी नफरत की आग में जल रहा था। पर अनंत और अली जो एलन के राइट एंड लेफ्ट हैंड थे, उनसे डैनी की एलन को लेकर नफरत छुप नहीं सकी। और डैनी के लिए अली और अनंत सबसे बड़े दुश्मन थे, क्योंकि उनके होते हुए वह एलन को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए वो शांत बैठा था और अली और अनंत के ब्लैक सोल को छोड़ते ही उसे मौका मिल गया। अनंत ने 7 साल पहले ही ब्लैक सोल छोड़ दिया था आदित्य के लिए और अली ने उसके 4 साल बाद छोड़ा। और डैनी ने इसी मौके का फायदा उठाया और एलन को जान से मरवाने की कोशिश की, पर एलन बच गया, पर कोमा में चला गया और अब मशीनों के सहारे जिंदा रखा गया था। डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि शायद ही वह कभी होश में आ पाएगा और हो सकता है कोमा में रहते ही मर भी सकता है। ये जानने के बाद तो डैनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर उसने किसी को शो नहीं किया। उसके डैड के सामने उसकी एक नहीं चलती थी। अगर उसके डैड को पता चल जाता तो उसके डैड झटके में उसे खत्म कर देते। उसके लोग उससे ज्यादा उसके डैड के लिए वफादार थे और उसने अश्वत्थ पर हमला गोवा में भी यह कहकर करवाया था कि अश्वत्थ ने ही अपने लोगों से एलन को मारने की कोशिश की है। वैसे तो किसी ने बात नहीं मानी थी, पर उसके ऑर्डर को उन्हें मानना ही पड़ा। 7 साल पहले भी डैनी ने अनंत को अश्वत्थ को मारने के लिए उसके 3 साल के भाई अरिकेत का सहारा लेकर ही उसे मजबूर किया था। पर अनंत ने अश्वत्थ को हॉस्पिटल सही टाइम पर पहुंचा दिया था। अश्वत्थ ने उसे देखा था, पर उसे ठीक से याद नहीं था और 7 साल बाद अचानक से अनंत के आ जाने से वह पहचान नहीं पा रहा था। आर्यन पैलेस में तिया अपने फोन में एक मूवी देख रही थी और अश्वत्थ सो रहा था। तिया ने ईयरफोन लगा रखे थे। उसमें उसने प्रेग्नेंट हीरोइन को देखा जिसमें वो 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी। उसका पेट देखकर तिया हैरान होकर अपने पेट को देखने लगी और उसने मूवी देखना बंद किया और प्रेगनेंसी की वीडियो देखने लगी। वो जैसे जैसे देख रही थी उसके होश उड़ते जा रहे थे। उसने अपने ईयरफोन्स निकाले और अश्वत्थ को जगाते हुए बोली,
सर उठिए, आप इतने आराम के साथ कैसे सो सकते हैं? उसकी आवाज सुनकर अश्वत्थ अपनी आंखें खोलकर बोला, क्या हुआ, तुम सोई नहीं? तुम तो सो रही थी ना, फिर ऐसे जाग क्यों रही हो? ऐसे भटकती आत्मा की तरह जाग क्यों रही हो? सो जाओ। और उसे सुलाने लगा, पर तिया सोने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। वो उसे रोकते हुए बोली, नहीं, मुझे नहीं सोना, आपको पता भी है मैं अभी एक मूवी देख रही थी। ये सुनकर अश्वत्थ उसे घूर कर देखने लगा और बोला, तुम चुपचाप सोने की जगह जागकर मूवी देख रही थी। सुबह ही कहा था तुमने कि समझदार बनोगी, लेकिन अभी तक एक भी समझदारी का काम नहीं कर रही हो। तिया ये सुनकर बोली, आप ना ऐसे मत डांटो, नहीं तो मैं और ज्यादा बच्चों जैसे काम करूंगी, समझे आप मेरी पूरी बात सुनो, फिर कुछ कहना, लेकिन आपको बस डांटने का बहाना चाहिए। ये सुनकर अश्वत्थ सोच में पड़ गया कि उसने कब तिया को डांटा है। उसे तो याद भी नहीं था, वह तो बस उसे समझा रहा था, पर उसकी बीवी उस पर ही चढ़ रही थी। तिया बोली, हाँ तो मैं क्या कर रही थी? हाँ, उस मूवी की हीरोइन भी प्रेग्नेंट थी और उसका टमी इतना बड़ा था, और हाथ से बनाकर दिखाया कि कितना बड़ा था। अश्वत्थ ने उसे देखा और बोला, हाँ तो क्या हुआ? तिया अपने नाइट शर्ट को थोड़ा ऊपर करके अपने पेट को दिखाकर बोली, पर मेरा तो उतना ही है, वो लोग उसका पेट इतना बड़ा क्यों दिखा रहे थे? उद्धरण चिन्ह। अश्वत्थ का मन कर रहा था कि वह अपना सिर दीवार पर मारे। वह बोला, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी प्रेगनेंसी को अभी 1.5 महीना हुआ है, जब 5वां महीना स्टार्ट हो जाएगा ना, तुम्हारा टमी भी बड़ा होता जाएगा, क्योंकि बेबी ग्रो होगा ना। अश्वत्थ सोचने लगा कि समझ आया या नहीं आया उसका नहीं पता, पर देखकर लगता है कि मेरी नींद खराब करके रहेगी। तिया सोचने लगी और बोली, फिर तो मैं गोलू मोलू हो जाऊंगी और सुंदर भी नहीं लगूंगी, आप मुझसे प्यार नहीं करोगे? अश्वत्थ उसे देखकर बोला, किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा? तिया बोली, मैंने देखा है, पता है, जब मैं छोटी थी ना, एक पड़ोस की आंटी प्रेग्नेंट थी। अश्वत्थ बोला, उस पड़ोस की आंटी से मेरा क्या कनेक्शन? तिया चिढ़कर बोली, आप चुप होकर सुन नहीं सकते, बीच में बोलना जरूरी है क्या? बता रही हूँ ना, ऐसे बच्चों की तरह पूछ रहे हो। अश्वत्थ उसका ये रूप देखकर हैरान था, उसने उसे ही बच्चा साबित कर दिया था। वो कुछ नहीं बोला। तिया बोली, उस आंटी के पति ना, मतलब अंकल ना, उनके प्रेग्नेंट होने के बाद उनसे प्यार नहीं करते थे और उन्होंने उन्हें चीट किया, वो दूसरी लड़की के साथ रहने लगे थे। और अश्वत्थ को देखने लगी जैसे अश्वत्थ भी वैसा ही करेगा। अश्वत्थ ने उसे देखा और बोला, ऐसे बेवकूफों की तरह मत सोचो, मैं क्या तुम्हें उस आदमी की तरह नजर आता हूँ? ये सब तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? दिन भर कुछ भी उलझुल सोचती रहती हो, चुपचाप सो जाओ। और उसे जबरदस्ती सुलाया। तिया को चैन नहीं था, वह बोली, सर। अश्वत्थ बोला, हम सुन रहा हूँ। तिया बोली, आप भी मुझे प्यार नहीं कर पाओगे तो दूसरी लड़की के पास चले जाओगे। अश्वत्थ ने तिया को बुरी तरह से घूरा। तिया डर से सिमट गई और बोली, सॉरी। अश्वत्थ बोला, छोटी गिलहरी, ज्यादा उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, इसलिए ये सब सोचना बंद कर दो। तिया फिर भी उसके जवाब से खुश नहीं थी। अश्वत्थ बोला, ऐसा कुछ करना होता ना तो इतने साल सिंगल और कुंवारा नहीं पड़ा होता और तुम्हारी जगह कोई और होती। ये सुनकर तिया मुंह बनाकर बोली, आप ज्यादा बनो मत। अश्वत्थ बोला, बस 9 महीने की ही तो बात है। और अपनी आई विंक की। तिया शर्म से लाल हो गई और बोली, आप बहुत बुरे हो, और दूसरी तरफ करवट बदल लिया। अश्वत्थ ने फाइनली राहत की सांस ली। उसे तो उस मूवी पर गुस्सा आ रहा था। वहीं आदित्य, जो अपने रूम में चैन की नींद सो रहा था और सपना देख रहा था, और अचानक उसका सपना बदल गया, और जब अनंत ने उसे किस किया था उसी में बदल गया, और आदित्य अचानक से हड़बड़ा कर उठा और सीधे बेड से धड़ाम के साथ फर्श पर गिर गया। वह बेड के साइड में सोया हुआ था। वह उठते हुए बोला, ओह माय गॉड, ये चोरनी तो सपने में भी आ रही है। हे भगवान, ये तो वायरस ही बन गई है, हर चीज को इन्फेक्टेड कर रही है। अगर मेरी शादी हो गई तब क्या होगा? वो बहुत सोचने के बाद धीरे से बेड पर चढ़ा, जैसे वहां अनंत हो। वह बोला,
चोरनी, तुमने पहले मेरा वॉलेट, वॉच, उसके साथ माय हार्ट चुरा कर ले गई, फिर मेरा फर्स्ट किस भी चुरा लिया और अब नींद भी चुरा लिया। आगे क्या क्या चुराने का इरादा है? ये चोरनी तो किसी दिन मुझे लूट लेगी, आदित्य खुद से ही बोला और ऐसे सोचने लगा जैसे वह किसी धर्म संकट में फंस गया हो। वह अपने होठों को छूकर बोला, बचकर रहना पड़ेगा नहीं तो वह मुझे खा जाएगी। और दोबारा सोचकर बोला, अरे नहीं, वह मुझे क्यों खाएगी? आई एम आदित्य आर्यन। लगता है मेरी खूबसूरती और क्यूटनेस कुछ ज्यादा ही मुझ पर भारी पड़ गई। मैं भी उसे किस करके बदला लूंगा, फिर उसे भी ऐसे ही सपने आएंगे जैसे मुझे आ रहे हैं। यस, फिर उसे पता चलेगा कि आदित्य आर्यन की फर्स्ट किस चुराने की सजा क्या होती है। वह अपना ना चलने वाला दिमाग लगाकर बोला और खुश हो गया और चादर तानकर सो गया। देर रात हॉस्पिटल में रयान बोला, दी अश्वत्थ भाई को बताएं क्या? चरन्या बोली, नहीं रयान, वो अपनी जुबान के पक्के हैं। मेरी हरकत की वजह से सब बिगड़ गया था, ऊपर से मॉम की इस हरकत ने सब बिगाड़ दिया। हमारी हैप्पी फैमिली कभी पूरी नहीं हो सकती। रयान का चेहरा लटक गया। रयान को बहुत बुरा लग रहा था कि उनकी फैमिली अब कभी एक नहीं हो सकती, वह लोग उन्हें कभी नहीं अपनाएंगे। उसे आज भी अच्छे से याद था जब उसने मिस्टर आर्यन पर दादाजी एहित आर्यन को चिल्लाते हुए देखा था। दादाजी का गुस्सा देखकर रयान डर गया था। दादाजी चरन्या की हरकत की वजह से के हाउस आए थे और चरन्या और मिस्टर आर्यन पर बहुत भड़के थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वो कभी भी दोबारा बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी वजह से उनके परिवार को और उनके लोगों को हर्ट हुआ। वो उनको कभी माफ नहीं करेंगे। और उसकी मॉम ने तो अश्वत्थ और आदित्य को जान से मारने की कोशिश की थी और अश्वत्थ के साथ इतना घटिया गेम खेला था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके आंखों से आंसू बह गए। वह सोचने लगा कि वो कितने बदनसीब है, उनके माँ बाप की वजह से उन्हें भी सजा मिल रही थी। वो भी चाहता था कि दादाजी भी उन्हें प्यार करे जैसे अश्वत्थ आदित्य से प्यार करता है, उनसे भी करे। पर अब सारी उम्मीद पर उसकी मॉम ने पानी फेर दिया था, सिर्फ पैसों के लिए। आखिर उन्हें किस चीज की कमी थी? सब मिला था और उसने अपने डैड को तड़पते देखा था। उन्हें अपने किए पर पछतावा था। चरन्या उसके कंधे को थपथपाते हुए बोली, मेरी तरह कभी भी उन्हें गलती से भी हट मत करना। मैंने मॉम की बातों में आकर अश्वत्थ भाई को बहुत हट किया था और पता है ना क्या हुआ था? दादाजी ने हमें धमकी दी थी कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि मैं डैड की बेटी नहीं हूँ, पर डैड ने जानते हुए भी कभी भी मुझसे नफरत नहीं की। पर मॉम, पता नहीं उन्हें कितनी दौलत की भूख थी कि वो अश्वत्थ भाई की दौलत पर भी अपने बुरी नजर रख रही थी। रयान खुद को संभालते हुए एक गहरी सांस लेकर बोला, क्या हम आखिरी बार कोशिश नहीं कर सकते? वैसे भी यह सब मॉम ने किया है, डैड ने नहीं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मॉम उनके पीठ पीछे ये सब कर रही हैं। चरन्या फीकी मुस्कान के साथ बोली, इट्स नॉट पॉसिबल रयान, उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है। अब डैड ने खुद ही अपने परिवार से रिश्ते तोड़ दिए थे और उनकी वजह से ही उन्हें दर दर की ठोकरें खाना पड़ा था। हम तो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, पर वह सब उन्होंने बहुत कुछ सहा है। डैड ने अश्वत्थ भाई और आदित्य भाई के बारे में भी एक बार भी नहीं सोचा था और कभी भी उनसे मिलने भी नहीं गए। मॉम के इशारे पर नाचते रहे। अपने भाई और भाभी की डेथ में भी नहीं गए थे, ना अपनी पहली पत्नी की डेथ पर। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, पता है डैड की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उन्हें पता था कि वह 2 बच्चों के पिता हैं और उन्हें वो जिससे कभी एक तरफा प्यार करते थे। उन्हें पता था कि मॉम उनसे प्यार नहीं करती थी, फिर भी उन्होंने खुद ही मॉम को मौका दिया। क्योंकि वह अपनी बीवी से कभी प्यार नहीं करते थे, उन्होंने कभी उन्हें अपने दिल से नहीं अपनाया था। शायद अपने पहले प्यार की फेलियर की वजह उन्हें वो शुरू से मानते थे। रयान उसे हैरान होकर देखने लगा। चरन्या बोली, इट्स ट्रू, और वह मजबूरी में और दिखावे का रिश्ता निभा रहे थे। अश्वत्थ भाई और आदित्य उसी के नतीजे थे। उन्होंने खुद बताया था उनकी गलती अब गुनाह बन चुका है। रयान ने अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह आर्यन पैलेस में डाइनिंग टेबल पर दादाजी बोले, तिया बेटा कॉलेज जाना जरूरी है क्या? तिया बोली, दादाजी एग्जामिनेशन फॉर्म ही जमा करना है और कुछ नहीं, ऑनलाइन हो चुका है, बस उसके हार्ड कॉपीज ही जमा करना है।
उसके बाद सीधे एग्जाम के लिए ही जाऊंगी। डोंट वरी, अंश और ओजल भी जा रहे हैं। आदित्य बोला, ओहो दादाजी, भाभी और बच्चे को कुछ नहीं होगा, मस्त एसयूवी में जाएंगे और उसी में आएंगे। आप भी ना, आपके परपोते या परपोती को कुछ नहीं होगा इतने से धूप से। दादाजी बोले, मुझे पता है, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि अभ्रम का रिश्ता पक्का करने जाना है ना, तो तिया और अश्वत्थ को साथ में लाने के लिए कहा है। उस नालायक ने इसलिए समझे। आदित्य याद करते हुए बोला, याद आया, उन्होंने कहा था कि अपने लिए लड़की खोज ली है और इम्प्रेस करने का तरीका पूछ रहे थे। मैंने भी कह दिया 32 साल के तो हो चुके हैं, अब आशिकी करते अच्छे लगेंगे क्या? लड़की को चॉकलेट देने की एज तो उनकी निकल गई ना। सब उसे ही देख रहे थे। आदित्य सबको ऐसे खुद को देखते पाकर बोला, आई नो, मैंने सही कहा, उन्हें भाई को ही देख लो। उन्होंने डायरेक्ट भाभी से शादी कर ली और इम्प्रेस वगैरह करने में टाइम वेस्ट नहीं किया, बिकॉज भाई को पता था कि वह 33 के हो गए हैं और ऐसी हरकतें करते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगने वाले। ऊपर से उनकी इमेज एक वेल मैनर्ड अश्वत्थ आर्यन की है। आई एम राइट भाई? और अश्वत्थ को देखने लगा। अश्वत्थ उसे घूर रहा था। आदित्य एकदम से अचकचा गया। अश्वत्थ उसे जवाब देते हुए अपनी एक आईब्रो उचकाकर बोला, कहना क्या चाहते हो? हमारी उम्र हो गई है और तुम्हारी एज आशिकी झाड़ने की है। उर्मन बोला, ओह प्लीज, तुमने तो आज हमें एज साबित कर दिया। हमारी एज 45-50 नहीं है, समझे जो ऐसे कह रहे हो? दोबारा कहा ना, कसम से बता रहा हूँ, पूरा गार्डन तुमसे ही साफ करवाऊंगा। आदित्य ये सुनकर बोला, ना बाबा, माफ करो, मुझे गार्डन नहीं साफ करना वरना मैं मुरझा जाऊंगा। मुझे माली नहीं बनना, मैं आर्यन कॉर्पोरेशन का वाइस प्रेसिडेंट ही ठीक हूँ। मिराज ने कुछ नहीं कहा, वह चुप सा था। मिराज को ऐसे देखकर अश्वत्थ ने उसे इशारे में पूछा, व्हाट हैपेंड? मिराज ने नहीं में सिर हिला दिया। तिया अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके बोली, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं गाड़ी में बैठकर वेट करती हूँ। और जल्दी से अपना बैकपैक लिया और बाहर की ओर चली गई। उसके बाद अंश और ओजल भी चले गए। तिया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यूनिवर्सिटी में उसके लिए कौन से बड़ी आफत खड़ी थी, और अश्वत्थ को भी कोई अंदाजा नहीं था क्योंकि उसने भी यूनिवर्सिटी का पोर्टल चेक नहीं किया था और वैसे भी वह कभी चेक भी नहीं करता था, और अंश और अहान ने भी चेक नहीं किया था। यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद अंश अपने दोस्तों की तरफ चला गया और वही तिया और ओजल अपने डॉक्यूमेंट लेकर सबमिट करने के लिए अपने काउंटर नंबर की तरफ जाने लगी। सब लोग तिया को अजीब नजरों से देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तिया और ओजल को बहुत अजीब लग रहा था। तिया के साथ ओजल थी, इसलिए कोई भी सीधे बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था वो ओजल अश्वत्थ आर्यन की बहन थी और ओजल की बेस्ट फ्रेंड तिया थी, और ओजल तिया के लिए बहुत पॉजिटिव थी। उन्हें डर था कि कहीं ओजल अपने भाई से कहकर उनका करियर खत्म ना करवा दे। तिया को उन सब की नजरें और उसे देखकर ऐसे कानाफूसी करना बहुत अजीब लग रहा था और उसे कुछ तो गड़बड़ होने की अंदर से स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी, पर क्या हुआ था और उसे सब लोग ऐसे अजीब नजरों से देखकर आपस में क्या बातें कर रहे थे वो नहीं जानती थी। ओजल बोली, कोका यार, मुझे वॉशरूम जाना है, तू चली जा और वहाँ पर मेरा वेट करना, मैं अभी जाकर जल्दी से आती हूँ। और अपने डॉक्यूमेंट भी पकड़ाकर भागते हुए गर्ल्स वॉशरूम की तरफ चली गई। तिया फिर अकेली 3rd फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर्स चढ़ते हुए चली गई। जैसे ही स्टेयर्स खत्म हुई उसके सामने सहाना अपनी तितलियों के साथ खड़ी थी और घमंड से मुस्कुरा रही थी। तिया को कुछ समझ आ रहा था कि शायद सहाना ने ही कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे और वह सब आपस में उसके बारे में बातें कर रहे थे और उसके बारे में अच्छी बातें तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। सहाना की एक तितली जिसका नाम श्रेया था वह बोली, ओह माय गॉड, देखो तो महारानी जी आ गई। किसी ने सोचा भी नहीं होगा ना कि तुम सीधी दिखने का बस नाटक करती हो, पर असल में कितनी चालाक लोमड़ी हो। बहुत बड़ा हाथ मारा है ना। तिया उसे नासमझी में देखने लगी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि वह लोग कहना क्या चाहते हैं और उनकी हिम्मत भी कैसे हुई उसके बारे में ऐसी बकवास करने की। सहाना धूर्त हंसी हंसते हुए बोली, यार श्रेया, तुम भी ना। ऐसी मिडिल क्लास लड़कियां ऐसे ही अमीर लड़कों को फंसाकर अपनी लाइफ सेट करती हैं। बेचारी मासूम बनने का दिखावा करके ही अमीर लड़कों को फंसाती हैं, जैसे इसने अयंश शाह को फंसा लिया है। ऋतुजा बोली,
मुझे तो लगता है कि जरूर इसने अंश का फायदा उठाया होगा और एक्टिंग करके उसे अपने झांसे में ले लिया होगा ब्लडी बीच। ये सुनकर तिया चिल्लाकर बोली, व्हाट नॉनसेंस, क्या बके जा रही हो, जो मुंह में आया वह बोल रही हो, किसने अंश को फंसाया है? मैं क्यों भला उसे फंसाने लगी? नेत्रा बोली, क्योंकि अव्यांश ने तुम्हें डंप कर दिया इसलिए तुमने अंश को फंसा लिया। हाँ, ब्लडी मिडिल क्लास, पहले अव्यांश को फंसाया अब अंश को फंसा लिया, पता नहीं और कितनों को फंसाया होगा। यह सुनते ही तिया को बहुत गुस्सा आया और उसने नेत्रा के गाल पर अपनी उंगलियां छाप दिया। नेत्रा गुस्से में चिल्लाकर बोली, यू ब्लडी बीच, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तिया ने उसके दूसरे गाल पर भी अपनी उंगलियां छाप दिया और बोली, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में उल्टा सीधा कहने की? प्रिया बोली, इतना भी सीधी बनने की जरूरत नहीं है, अब सबको पता है तुम किस तरह की लड़की हो। सहाना ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर तिया आंखें बड़ी करके उन्हें देखने लगी। उसने सोचा भी नहीं था कि किसी को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता भी चल जाएगा। वही अंश और उसके दोस्तों ने जब स्टूडेंट के मुंह से तिया के बारे में अनाप शनाप सुना, उनके होश उड़ गए। अंश ने जल्दी से अपना फोन निकाला और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर लॉग इन किया और जब उसने आज की अपडेट देखा उसके होश उड़ गए। किसी ने फेक आईडी से तिया के बारे में बहुत घटिया पोस्ट किया था और अंश और तिया की फोटो को अटैच करके तिया के बारे में उल्टा सीधा लिखा था कि तिया ने यूनिवर्सिटी के हैंडसम हंक और अमीर लड़के अयंश शाह को फंसा लिया है। सब लोग तिया को टारगेट कर रहे थे, उसे भला बुरा कह रहे थे। ओजल को भी पता चल गया था, उसके तो होश ही उड़ गए थे। वो भागते हुए थर्ड फ्लोर की तरफ जाने लगी। उसे डर था कि कहीं तिया को इस बारे में पता ना चल जाए। वहीं तिया हैरान होकर उन पांचों लड़कियों को देख रही थी। सहाना बोली, मैंने मेडिकल रूम में प्रोफेसर ने जो भी अंश से कहा वह सब सुन लिया था, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अंश को मुझसे छीनने की? हाँ, और प्रेग्नेंट भी हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं है ये बच्चा किसी और का है और बेचारे अंश के सिर पर थोप रही हो? सहाना को पता नहीं था उसने तिया को कितना गुस्सा दिला दिया है। तिया ने उसके गाल पर खींचकर तमाचा मारा। तमाचा इतना पावरफुल था कि सहाना का चेहरा एक तरफ झुक गया और वह गुस्से से तिलमिला उठी और चारों लड़कियों के होश ही उड़ गए। वो सब सहाना को देखने लगी। सहाना चीखते हुए बोली, यू ब्लडी बीच स्लट, तुम्हारी इतनी हिम्मत, सहाना राय को थप्पड़ मारा। अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हारी औकात ही क्या है? अंश ने जरा सा भाव क्या दे दिया, तुम तो अपने आप को कहीं की प्रिंसेस ही समझने लग गई। तिया बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की? आई नो तुमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से सब लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे और मेरे बारे में बातें कर रहे थे। ये सुनकर श्रेया बोली, ओह, लगता है इसने अभी तक यूनिवर्सिटी का पोर्टल चेक नहीं किया है। लगता है अमीर लड़कों को फंसाने से वक्त मिले तो चेक करती ना। तिया को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने अपनी फाइटिंग स्किल का यूज करते हुए श्रेया को एक किक मारा। श्रेया दर्द से अपना पेट पकड़कर चिल्लाने लगी। वह फर्श पर गिर गई। सहाना ने और चारों लड़कियों ने तिया को पकड़ लिया और सहाना तिया को थप्पड़ मारना चाहती थी पर तिया ने खुद को छुड़ा लिया और सहाना को धक्का दिया। सहाना भी गिर गई। उसने हील वाले सैंडल पहन रखे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाए और श्रेया के पास से गिर गई और चिल्लाकर बोली, यू बीच आई किल यू। तिया ने नेत्रा, प्रिया और ऋतुजा को भी पीटने लगी थी। सहाना मौका देखकर खड़ी हो गई और गुस्से में तिया पर झपट पड़ी। तिया इसके लिए तैयार नहीं थी। तिया स्टेयर्स के नजदीक ही थी। सहाना ने उसे जोर का धक्का दिया। तिया ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की पर वो चीखते हुए स्टेयर्स से लुढ़कते हुए गिरने लगी। उसका सिर रेलिंग से जा टकराया। उसे गिरता देख सहाना के होश उड़ गए। वो डर से कांपने लगी। उसकी तितलियों की भी यही हाल था। किसी के चीखने की आवाज सुनाई देने पर थर्ड फ्लोर पर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने आए स्टूडेंट भागकर आए। उनमें आहान भी था। उनके आते तक सहाना और उसकी तितलियां 9-2-11 हो गई थी। सब तिया को स्टेयर्स से गिरते देख शोर मचाने लगे। आहान ने जब तिया को खून से लथपथ देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चिल्लाया, लिटिल सिस्टर, और हड़बड़ाते हुए नीचे जाने लगा। तिया सेकंड फ्लोर के फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी और दर्द से तड़प रही थी। उसने अपने कांपते हाथों से अपने पेट पर हाथ रखा। उसके पेट के निचले हिस्से में असहनीय दर्द हो रहा था और उसकी टांगे भी खून से लथपथ थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। ओजल भी हौंफते हुए पहुंच गई जब उसने तिया को ऐसे
देखा उसके ऊपर बिजली ही गिर पड़ी। वो जोर से चिल्लाई, कोका। सेकंड फ्लोर के स्टूडेंट भी पहुंच गए थे और भीड़ हो गया था। ओजल तिया को होश में लाने की कोशिश करने लगी और बोली, कोका, वेक अप। अहान जल्दी से पहुंचा और तिया को अपनी गोद में उठा लिया। ओजल रोने लग गई थी तिया को ऐसे देखकर। जब टीचर्स को इस बारे में पता चली, उनकी तो डर की वजह से हालत खराब हो गई थी। वह भी तिया के साथ ही एम्बुलेंस में हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। डॉक्टर और नर्स ने फर्स्ट एड शुरू कर दिया था और तिया के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उसके हाथ में कैनुला लगा हुआ था। ओजल की हालत खराब थी। अंश भी बहुत परेशान था और घबराया हुआ था और आहा की सफेद टी शर्ट खून से लाल हो गई थी। अंश ने अश्वथ को कॉल किया। उसके हाथ कांप रहे थे। अश्वथ ने एक बार में कॉल रिसीव किया। वह सब परंपरा के घर के लिए निकल गए थे। अश्वथ बोला, क्या हुआ? अंश मरी हुई आवाज में बोला, मामा। उसकी ऐसी आवाज सुनकर अश्वथ का दिल किसी अनहोनी के डर से घिर गया। वह खुद को शांत करते हुए बोला, अंश रोते हुए बोला, मामा वो मामी, आप हॉस्पिटल आ जाइए। ये सुनकर अश्वथ के होश ही उड़ गए। उसका दिल कांप गया। तिया के बारे में सोचकर उसने जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी घुमाने के लिए कहा और सबसे बहाना बना दिया और सेल्वन के साथ हॉस्पिटल पहुंच गया, जहां तिया का ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। अश्वथ ने रिसेप्शन पर तिया के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया। अश्वथ और सेल्वन दोनों गए। अश्वथ अपने चेहरे से दिखा नहीं रहा था पर अंदर से घबराया हुआ था। वो तिया को खोने के ख्याल से ही कांप उठता था। अंश ने उसे पूरी बात नहीं बताई थी पर उसने इतना तो गेस्ट कर लिया था कि तिया के साथ बुरा हुआ है। उसे तिया और अपने बच्चे के बारे में सोचकर ही टेंशन हो रही थी कि दोनों ठीक हों। अश्वथ और सेल्वन पहुंच गए। ओजल को रोता देखकर और अहान की टी शर्ट को खून से लाल देखकर अश्वथ का दिल धक्का से रह गया। वह बोला, वेयर इज शी? ओजल ने और सबने उसे देखा। ओजल भागकर गई और अश्वथ से लिपट गई और बोली, भाई कोका की कंडीशन बहुत सीरियस है। वो वहाँ है। ऑपरेशन थिएटर की तरफ इशारा किया और रोने लगी। अश्वथ यह सुनकर एकदम वहीं पर जड़ रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ऑपरेशन थिएटर की लाइट जल रही थी। अश्वथ ओजल के कंधे को पकड़कर बोला, ये सब कैसे हुआ? ओजल रोए जा रही थी। अश्वथ का गुस्सा फूट पड़ा। वो चिल्लाकर बोला, रोना बंद करोगी और बताओगी क्या हुआ है? किसने किया ये सब? उसकी आवाज सुनकर सब डर गए थे। वहां पर एकदम से शांति छा गई। ओजल ने अश्वथ को देखा। अश्वथ की आंखें गुस्से से लाल थी। ओजल ने सिसकी लेने की भी हिम्मत नहीं की और सारी बात बताई। वह बोली, आई डोंट नो वह कैसे गिरी या फिर किसी ने जानबूझकर गिराया। जब मैं पहुंची वो और उसका गला रुंध गया। सब अश्वथ को डर गए थे। ऐसा लग रहा था कि जिसने भी ये किया है उसे अश्वथ से कोई नहीं बचा सकता। अश्वथ की आंखें गुस्से में जल रही थी। सेल्वन भी अश्वथ को देखकर डर गया था। उसे अच्छे से पता था कि अश्वथ अंदर से कितने दर्द में है। बहुत कम ही लोग थे जो अश्वथ को बहुत अच्छे से जानते थे और उनमें सेल्वन भी था। उसे पता था कि अश्वथ अपना दर्द कभी भी किसी को शो नहीं करेगा, भले अंदर ही अंदर कितना ही क्यों घुटता रहे। अश्वथ ने कम उम्र में ही घर की जिम्मेदारियां संभाला था और उसने खुद को अपने आप तक सीमित कर लिया था और धीरे धीरे उसने अपनी बातें भी शेयर करना बंद कर दिया था। अश्वथ सेल्वन को देखकर बोला, फाइंड आउट हु डिड ऑल दिस। सेल्वन को अच्छे से पता था अब अश्वथ के अंदर का राक्षस जाग गया है। वो किसी को छोड़ेगा नहीं। भले अश्वथ कहता नहीं था कि वह तिया से प्यार करता है पर वो तिया को बहुत चाहता था। वो उसे हट करने वाले को नरक के गर्त में दफनाएगा। और वह तुरंत निकल गया। अहान वेटिंग चेयर पर बैठा था और चुप था और अंश भी शून्य में ताक रहा था। आखिर वह भी तिया को चाहता था, भले उसने गिव अप कर लिया था। ओजल को लग रहा था कि सब उसकी गलती है। उसे तिया को अकेले जाने के लिए नहीं कहना था। उसे वहीं ग्राउंड फ्लोर पर ही वेट करने के लिए कहना था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वह बार बार भगवान से अरे कर रही थी कि प्रिया को कुछ भी ना हो। ऑपरेशन थिएटर का डोर ओपन हुआ और नर्स भागते हुए बाहर निकली और चली गई। सब घबराए हुए देख रहे थे। कुछ देर बाद वह नर्स जल्दी से डॉक्टर सेन के साथ अंदर गई।
परंपरा के घर पर दुनिया की सारी महंगी गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। पड़ोसी झांक झांक कर देख रहे थे। वही परंपरा और मिसेज नेगी मुंह फाड़कर और आंखें बड़ी करके सबको देख रही थी, क्योंकि उनके घर पर ऐसा लग रहा था दुनिया के सारे हैंडसम आदमी एक साथ आ गए हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी देश का फिल्म अवार्ड शो चल रहा हो, जहां देश के सभी एक्टर मौजूद है। आकाश और मिष्टी भी हैरान होकर देख रहे थे। आदित्य तो परंपरा के घर को बिना पूछे एक चक्कर काटकर भी आ गया था। वही अनंत ने आज सूट और प्लाजो कैरी कर रखा था और नेहा ने साड़ी पहन रखी थी और बाकी सभी लड़कों ने व्हाइट शर्ट और नीचे ब्लैक पेंट पहन रखी थी और सब ने एक जैसे अपने स्लीव्स एल्बो तक फोल्ड कर रखी थी। पर आदित्य एक ऐसा मेंबर था जिसने एक डिजाइनर ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी थी और नीचे रिप्ड ब्लू जीन्स पहन रखा था। परंपरा ने जब अभ्रम को देखा उसके तो होश ही उड़ गए। उसे याद आया कि यह तो वही लड़का है जिसके साथ उसका एक्सीडेंटली ऑकवर्ड किस हो गया था। वह अभ्रम को देखकर हैरान थी। मिसेज नेगी बोली, आप लोग बैठ जाइए। फिर दादाजी और मिस्टर बजाज बैठ गए और अनंत और नेहा भी एक साथ बैठ गई और उसके बाद जिसको जहां जगह मिला वहां बैठ गए। आदित्य अनंत के पास सोफे के आम पर बैठा हुआ था। परंपरा सबको देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सारे आदमियों को क्या जरूरत थी एक जैसे कपड़े पहनने की। उसने कभी भी अभ्रम बजाज को नहीं देखा था, इवन उसने कभी न्यूज़पेपर में भी नहीं देखा था। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसे एक बार तो अभ्रम बजाज को देख ही लेना था, अपने फोन में भी तो देखना ही था। पर वह अपना फोन अपने रूम में ही छोड़कर आ गई थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो खुद को कोसते हुए मन में बोली, मुझ जैसी बेवकूफ लड़की कोई नहीं होगी। जब मुझे पता था कि मेरी शादी अभ्रम बजाज से होने वाली है, कम से कम मुझे रात को उसके बारे में नेट से पता तो लगाना चाहिए था। पता नहीं लगाया तो नहीं लगाया, कम से कम एक फोटो ही सर्च करके देख लेना था। अब इसमें से अभ्रम बजाज कौन है, कैसे पता लगाऊं? दादाजी और मिस्टर बजाज मिसेज नेगी से बातें कर रहे थे और बाकी लोग अपने मुंह में कॉफी टेबल पर रखे समोसे, जलेबी, मीठा, नमकीन सबको अपने मुंह में भर रहे थे। आदित्य ने तो अकेले ही मिठाई की प्लेट पकड़ रखी थी और बार बार अनंत के मुंह के पास ले जाकर पूछता था कि तुम खाओगी? अनंत जब कहती कि मुझे नहीं खाना है तुम ही खाओ, वो कहता ठीक है तुम्हें नहीं खाना ना तो मैं ही खा लेता हूँ, और खा जाता। उसकी इस हरकत की वजह से अनंत इरिटेट हो गई थी। वह बार बार उससे पूछता था। निया बहुत देर से रसमलाई को खा रही थी। सब ने खत्म कर लिया था पर उसने ही खत्म नहीं किया था। वहीं जब आकाश को पता चला कि परंपरा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, उसने मिसेज नेगी के साथ झगड़ा कर लिया था। लेकिन अब जब उसने सबको देखा उसके तो होश ही उड़ गए थे। और जब उसे पता चला कि परंपरा की शादी अभ्रम बजाज से होने वाली है, उसके तो होश ही उड़ गए थे। ऊपर से अश्वथ आर्यन की फैमिली को भी देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वह मिसेज नेगी पर दबाव बना रहा था कि लड़के वालों को मिसेज नेगी मना कर दे और परंपरा की शादी मिष्टी के भाई से करवा दे। पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मिष्टी ने उसे बताया था कि अभ्रम बजाज ने उसे सीधे धमकी दी है और वो उन्हें बर्बाद करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा। आकाश और मिष्टी वहां पर चुपचाप बैठे देख रहे थे। उनकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ भी बोलने या कुछ करने की। हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर की लाइट ऑफ हो गई। डॉक्टर सेन और जो डॉक्टर पहले तिया का ट्रीटमेंट कर रहे थे, डॉक्टर सुब्रमण्यम बाहर आए। सब खड़े हो गए। डॉक्टर सेन बोली, मिस्टर आर्यन कम टू माय केबिन, और चली गई। सबको डॉक्टर सेन का ऐसे कहना समझ नहीं आया। ओजल बोली, कोका ठीक है ना? शी इज फाइन। डॉक्टर सुब्रमण्यम बोले, अब वह ठीक है पर अभी भी वह बेहोश है, बट वो खतरे से बाहर हैं, डोंट वरी। और वह चले गए। डॉक्टर सेन के साथ अश्वथ चला गया। सबकी घबराहट थोड़ी कम हुई। तभी दो नर्स तिया को स्ट्रेचर पर बाहर लाई। तिया को उसके वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करने ले जा रही थी। वह भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ ही देर में तिया को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, पर उसके पास जाने की किसी को भी परमिशन नहीं थी। सब वार्ड के दरवाजे पर लगे कांच से अंदर तिया को मशीनों से घिरी हुई देख रहे थे। तिया का चेहरा पीला पड़ गया था और बेजान दिखाई दे रहा था। वह बेचैन सी वेगी बेड पर लेटी हुई थी। अश्वथ डॉक्टर सेन के केबिन में था। डॉक्टर सेन बोली, मिस्टर आर्यन वी आर रियली सॉरी, वी कुड नॉट सेव दी बेबी। ये सुनकर अश्वथ तड़प उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके जहन में बस यही गूंज रहा था, वी कुड नॉट सेव दी बेबी।
उसे जब ओजल ने बताया तभी ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि शायद ही उसका बच्चा बच पाएगा। अश्वथ की आंखों से आंसू की एक बूंद निकलकर गिर गई। डॉक्टर सेन बोली, इतने ऊपर से गिरने से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था। उसके सिर पर भी बहुत गहरी चोट आई है और लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया है और उनकी प्रेगनेंसी को सिर्फ 1.5 महीने ही हुए थे। 1.5 महीने का बच्चा बहुत वीक होता है। हम बच्चे को नहीं बचा पाए। उनका मिसकैरेज स्टेयर्स से गिरने के बाद ही हो गया था। अश्वथ ने अपनी आंखें खोल लिए। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी, जिसे देखकर डॉक्टर सेन को बहुत बुरा लग रहा था। अश्वथ ने अपने आंसुओं को अपने आंखों में ही रोक रखा था, पर उसके अंदर का दर्द आंसू के जरिए आने के लिए तैयार था। पर अश्वथ अपने दर्द को बाहर आने ही नहीं देना चाहता था। डॉक्टर सेन उसे कंसोल करते हुए बोली, मिस्टर आर्यन, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी, पर आप खुद को संभालिए क्योंकि आपको अपनी वाइफ को भी संभालना है। आप इतने ज्यादा पैनिक मत होइए। आप दोनों दोबारा ट्राई कर सकते हैं। और मिसेज आर्यन की अभी एज ही क्या है? शी एज कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। नो, आप दोनों के पास बहुत से चांस है। अश्वथ ने हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर सेन बोली, उन्हें 1 महीने तक प्रॉपर रेस्ट और केयर की जरूरत है एंड आपको उन्हें संभालना है, क्योंकि यह बात जानकर उनके माइंड पर क्या असर होगा यह उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी सब ठीक है, कोई इंटरनल इंजरी नहीं हुई है। जब उन्हें होश आ जाएगा आप मिल सकते हैं। ये सुनकर अश्वथ ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया और बाहर निकल आया और उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसे अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वह तिया के वार्ड की तरफ बढ़ गया और दरवाजे के पास जाकर रुक गया और कांच से तिया को देखने लगा। तिया की ऐसी हालत देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और डॉक्टर सेन के मना करने के बाद भी डोर खोलकर अंदर चला गया। वहाँ जो नर्स ड्यूटी पर थी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई अश्वथ को कुछ भी कहने की। वह चुपचाप अपना काम करने लगी। अश्वथ जाकर वेगी बेड के पास लगे चेयर में बैठ गया और तिया के हाथ को आहिस्ता से अपने हाथों में लिया। तिया के एक हाथ में कैनुला लगा हुआ था। अश्वथ ने तिया के हाथ को होले से चूम लिया। तिया के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने हल्के हाथों से तिया के सिर को सहलाया और बोला, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। ये कहते कहते उसकी आवाज अटकने लगी। उसका गला भर आया था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने तिया के हाथ को आहिस्ता से बेड पर रखा और अपने फोन को पॉकेट से निकाला और स्क्रीन पर सेल्वन का नाम देखकर जल्दी से कॉल रिसीव किया। सेल्वन बिना देर किए बोला, बॉस, पता चल गया है, मैंने सीसीटीवी फुटेज निकलवा लिया है। यंग मैडम को सहाना राय ने पुश किया था। वो और उसकी तितलियां मैडम को बुली कर रही थी और वह घटिया पोस्ट भी सहाना राय ने फेक आईडी से किया था। ये सुनकर अश्वथ की आंखें गुस्से से लाल हो गई। सेल्वन को भी सहाना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर उस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई यंग मैडम को पुश करने की। अश्वथ बोला, आई विल पनिश हर विद माई ओन हैंड्स, शी हैज किल्ड माई चाइल्ड। अश्वत्थ आर्यन्स चाइल्ड विल गेट पनिशमेंट फॉर ब्रिंगिंग माई वाइफ टू दिस कंडीशन। ये सुनकर सेल्वन मन में सोचने लगा कि अब सहाना राय को मरने से कोई नहीं बचा सकता। अश्वत्थ की आवाज सुनकर ही सेल्वन समझ गया था कि अश्वत्थ सहाना को नहीं छोड़ने वाला। अश्वत्थ ने कॉल कट किया और तिया के फोरहेड पर किस करते हुए बोला, जिसने ये किया है उसे मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और बाहर निकल कर आ गया और अंश से तिया का ख्याल रखने को बोलकर चला गया। राय मेंशन में सहाना अपने बेडरूम में घबराई हुई परेशान होकर इधर उधर चक्कर काट रही थी। वह बोली, डैड से तो झूठ बोल दिया कि गलती से वो लड़की मेरी वजह से स्टेयर्स से गिर गई। डैड ने यकीन भी कर लिया और यह मुझे प्रोटेक्ट जरूर करेंगे, पर अगर ओजल ने अपने भाई से हेल्प मांगी फिर क्या होगा? आफ्टर ऑल हमारा सारा बिजनेस आर्यन कॉरपोरेशन के अंडर आता है। ओह नो, अब क्या होगा? डैड ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को डिस्ट्रॉय करवा दिया कि नहीं? सहाना को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस बार उसने किसी गहरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि अश्वत्थ आर्यन की बीवी को सीढ़ियों से धक्का दिया था, जिसकी वजह से अश्वत्थ और तिया दोनों ने अपना बच्चा खोया था और अश्वत्थ इसके लिए उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला था। अश्वत्थ खुद के साथ कुछ भी हो सब टॉलरेट कर सकता था, पर अपनी फैमिली पर एक आंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और यहाँ तो उसकी जान से प्यारी उसकी छोटी गिलहरी को स्टेयर्स से धक्का दिया था। सहाना ने अश्वत्थ उसे बख्शने वाला नहीं था। वही उसकी तितलियों की भी हालत खराब थी। वो चारों नेत्रा के घर में थी, वह भी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। ऋतुजा बोली,
यार बहुत डर लग रहा है, अगर हमें जेल हो गई तो हमारा करियर खत्म हो जाएगा। नेत्रा बोली। सहाना ने कहा है ना, कुछ नहीं होगा, ऐसे डरो मत, वैसे भी वह मिडिल क्लास तिया के लिए अश्वथ आर्यन क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे। जब उन्हें पता चलेगा ना कि उसने उनके भांजे को फंसाया है, वो खुद ही उसे पनिश करेंगे, समझ में आया कुछ? श्रेया बोली। फिर भी यार बहुत डर लग रहा है। प्रिया बोली। हाँ यार, बिकॉज हम उसे बुली कर रहे थे और वह खुद को डिफेंड कर रही थी और सहाना ने उसे पुश कर दिया एंड शी हैड फॉलन फ्रॉम द स्टेयर्स, हैड नॉट सीन दैट शी वाज लेइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड और शी हैड डाइड समवेयर, आई एम वेरी अफ्रेड। नेत्रा झुंझलाते हुए बोली। यू आर ऑल स्टूपिड, डोंट बी सो अफ्रेड। श्रेया बोली। नेत्रा डर तो लगेगा ना, हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो अश्वथ आर्यन का है। अश्वथ आर्यन कोई बेवकूफ नहीं है, वो इस सिटी के यमराज हैं। जो भी हो वह पनिश जरूर करेंगे और अगर हमें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया ना, हमें कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। नेत्रा बोली। जस्ट शट अप श्रेया, जब मैनेजमेंट को पता चलेगा ना कि वो प्रेग्नेंट थी, तुम्हें क्या लगता है वो उसे एक्सेल नहीं करेंगे? और सहाना के डैड और मेरे डैड यूनिवर्सिटी के ट्रस्टीज हैं, अंडरस्टैंड, वो हमें सेव करेंगे। और वैसे भी वो इतनी रिच नहीं है कि कुछ कर पाएगी। पर तीनों लड़कियां अभी भी शांत नहीं हो पाई, जबकि नेत्रा कूल थी, पर उसे क्या पता था कि कुछ ही देर में उसकी सारी कूलनेस की ऐसी की तैसी होने वाली थी। एवरीथिंग विल बी फाइन, यू गाइज आर थिंकिंग टू मच। नेत्रा चिल्ड आउट करते हुए बोली। परंपरा के घर में आदित्य बोला। भाई के बेस्टी अपने लिए सोलमेट तो बहुत अच्छी खोज ली है, बट शायद वह कंफ्यूज हैं कि उनका ब्राइडग्रूम कौन है। सबने एक जैसे पहना है ना, इसलिए। और परंपरा को देखकर बोला। होने वाली मिसेज बजाज, आपका ब्राइडग्रूम ये रहा। और इशारा किया और बोला। अच्छे से देख लो, एकदम रापचिक माल है और अखंड सिंगल है। आप ही उनकी लाइफ की पहली लड़की हैं। परंपरा ने अभ्रम को देखा और उसे झटका ही लग गया और वो आंखें फाड़कर देखने लगी। वो मन में बोली, यह अभ्रम बजाज है। ओह गॉड। अनंत ने आदित्य का मुंह बंद कर दिया और उससे बोली, अपना स्पीकर साइलेंट नहीं रख सकते? आदित्य उसका हाथ हटाकर बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, बोलना मेरा हक है, मेरा मुंह मेरी मर्जी। मिस्टर बजाज बोले, बेटा कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। परंपरा ने नहीं में सिर हिला दिया। दादाजी बोले, फिर रिश्ता पक्का, एंगेजमेंट कर लेते हैं। मिराज ने रिंग के 2 बॉक्स निकाले, मिसेज नेगी बोली, पर हमने कोई तैयारी। बीच में ही दादाजी बोले, कोई बात नहीं। फिर दोनों की एंगेजमेंट हो गई। मिष्ठी की नज़र परंपरा की उंगली पर ही थी, क्योंकि परंपरा को जो रिंग अभ्रम ने पहनाया था वो डायमंड रिंग थी और बहुत महंगी थी। मिष्ठी ललचाई नजरों से देख रही थी। आदित्य उसे ऐसे देखते देख बोला, एक्सक्यूज मी, आप भाभी की रिंग को ऐसे चोर की तरह क्यों ललचाई नजरों से देख रही हैं? कहीं आप चोरी करने के फिराक में तो नहीं है? ये सुनकर मिष्ठी हड़बड़ा गई और बोली, नो नहीं। आदित्य अपनी आंखें छोटी करके बोला, सोचना भी मत, वरना रिंग पहनने के लिए तुम्हारी उंगली नहीं रहेगी। ये सुनकर मिष्ठी हैरान रह गई। उर्मन बोला, आदित्य। फिर आदित्य चुप हो गया। फिर वो लोग वापस आने के लिए निकल गए। आदित्य बोला, भाई को होना चाहिए था और भाभी को भी, कितने स्वीट्स थे वहाँ पर। मैं अभी कॉल करके पूछता हूँ वो कहाँ है। और कॉल किया बट अश्वथ ने रिसीव नहीं किया। आदित्य बोला, इस भांजे नाम के प्राणी अंश को कॉल करता हूँ। और कॉल किया, अंश की हिम्मत ही नहीं हुई कॉल उठाने की। आदित्य बोला, यही इनका लोकेशन चेक करो कहाँ है, उन्हें सरप्राइज्ड करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ओरियन लोकेशन चेक करके बोला, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल किसे क्या हुआ है? ये सुनकर सब उसे देखने लगे। उर्मन बोला, हॉस्पिटल की तरफ लो और दादाजी, निया और अनंत को घर ले जाने के लिए कह दो, हम हॉस्पिटल चलते हैं। ओरियन ने गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दे दिए और वह सब हॉस्पिटल के लिए निकल गए। उन्होंने अभ्रम और मिस्टर बजाज को इन्फॉर्म नहीं किया।